Hello everyone, in this video we are starting with molecular basis of inheritance, that is the chapter 2 of genetics. Genetics के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा that is principles of inheritance and variation. Second chapter is molecular basis of inheritance. अब inheritance क्या है वो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर genetics के पढ़ लिया है. Inheritance के अंदर हमने देखा कि कुछ जीन्स फ्लो करती हैं एक से दूसरे जनरेशन के अंदर. अब वो मॉलिक्यूलर उसका बेस क्या है, वो मॉलिक्यूल्स क्या फ्लो करता है, वो हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है. तो केमिकली क्या फ्लो करेगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो हमने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ना है. तो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं फ्रॉम क्लास 11th. तो न्यूक्लिक एसिड है क्या वो हमने देखना है. हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे आपको. नंबर 1 इज डीएनए एंड नंबर 2 इज आरएनए. डीएनए आरएनए. जो धरती पे सबसे पहले आया था वो था आरएनए. आरएनए के अंदर हुई म्यूटेशन और वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया. तो डीएनए और आरएनए है क्या, वन बाय वन हमने इसके अंदर पढ़ना है. स्टार्ट करते हैं आरएनए से, क्योंकि ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. फुल फॉर्म इसकी राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एज अ जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा. लेकिन हाइयर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो म्यूटेट हो चुके हैं, जो स्टेबल हैं, उनके अंदर आरएनए के अराउंड सारे रिएक्शंस घूमती हैं. वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा. लेकिन जब भी बात आएगी हमारे जीन्स को स्टोर करने की, तो वो होगा डीएनए के थ्रू. तो आरएनए के अंदर हमने देखना है कि आरएनए कैसे बना हुआ है. आरएनए इज अ पॉलीमर. अब पॉलीमर यानी कि चेन्स ऑफ मोनोमर. तो यहां पे मोनोमर यूनिट क्या है वो देखेंगे. बेटा मोनोमर यूनिट यहां पे है, टोटली केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं. अब यहां पे मोनोमर यूनिट जो है यहां पे न्यूक्लियोटाइड है. न्यूक्लियोटाइड से एक पॉलीमर बनेगा जिसका नाम है आरएनए. न्यूक्लियोटाइड के अंदर रहेंगी तीन चीजें. नंबर 1 एक पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर, और यहां पे हमारी शुगर रहेगी राइबोज शुगर. राइबोज शुगर. राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक छोटा सा डिफरेंस है. राइबोज में कार्बन 2 पे हमें OH मिलेगा, लेकिन डीएनए के केस में जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर वहां पाई जाती है, OH की जगह वहां पे H आ जाएगा. तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप. उसको हटा के हम H को लेके आए हैं. जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं उतना ही एक मॉलिक्यूल रिएक्टिव ज्यादा होता है, और H आ गया यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप हमारा हट चुका है. तो डीएनए को वो बनाता है ज्यादा स्टेबल. सेकेंड थिंग जो यहां पर रहने वाली है दैट इज नाइट्रोजिनस बेसिस. नाइट्रोजिनस बेसिस यानी कि यहां पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यानी कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी यहां पे होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन. दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं यहां पे. एक होते हैं बेटा प्यूरिन्स, और दूसरे रहेंगे यहां पे पायरिमिडिन्स. प्यूरिन्स में आरएनए के केस में सेम है जो डीएनए में होगा, दैट इज ए यानी कि एडेनाइन, और दूसरा रहेगा जी यानी कि ग्वानिन. तो एडेनाइन और ग्वानिन प्यूरिन यानी कि डीएनए और आरएनए में सेम रहते हैं. पायरिमिडिन्स के केस में यहां पे आएगा सी यानी कि साइटोसिन, और यहां पे हमारा टी की जगह आ जाएगा यूरेसिल. थाइमिन एक्चुअली एक तरह का यूरेसिल ही है, 5 मिथाइल यूरेसिल. यूरेसिल ने म्यूटेट होके 5 मिथाइल यूरेसिल बनाया है, यानी कि थाइमिन बनाया है. और एज कंपेयर टू यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल इज मोर स्टेबल, जो कि अगेन डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है. नेक्स्ट थर्ड वन इज फॉस्फेट. तो ये तीनों चीजें मिलके बनाती है एक न्यूक्लियोटाइड को. बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगी तो बनाएंगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि आपके न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या फिर डीएनए को. तो ये था हमारा आरएनए. अब हमें पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि सिलेबस में जो हमारा है दैट इज डीएनए.
डीएनए। शुरू करते हैं इसके फुल फॉर्म से। तो डीएनए है क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहां पे लगा था राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहां पे लगा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सेम ये भी बना है न्यूक्लियोटाइड से। वही तीन चीजें हैं यहां पर। नंबर 1 एक पेंटोज शुगर, आरएनए के केस में थी राइबोज, यहां पे आपको मिलेगी डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर हम ड्रॉ करें तो उसमें 5 कार्बन वाली शुगर आपको मिलेगी। ऑक्सीजन कार्बन 1 2 3 4 और एक कार्बन होता है रिंग के बाहर, 4 कार्बन रिंग के अंदर है। सेकेंड जो कार्बन है, यदि आप राइबोज शुगर बनाओगे तो OH लगाओगे, लेकिन आप डीएनए की शुगर यानी कि डीऑक्सी राइबोज लगाओगे तो यहां पे OH की जगह H लगा दोगे। और OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे उतना वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। यहां पे बार बार बोल रही हूं कि ये स्टेबिलिटी के लिए है यहां पे, ताकि डीएनए ज्यादा स्टेबल रहे। तो शुगर कौन सी है बच्चों हमारे पास? डीऑक्सी राइबोज शुगर। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की। वही 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरिन्स वही 2 है हमारे पास, एडेनाइन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन्स यहां पे आ जाएंगे साइटोसिन एंड थायमिन, यानी कि यूरेसिल की प्लेस पे यहां पे थायमिन आ गया। यूरेसिल ही म्यूटेट होकर थायमिन बनाता है, क्योंकि थायमिन इज 5 मिथाइल यूरेसिल, जो कि ज्यादा स्टेबल है। थर्ड सेम फॉस्फेट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगी। डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वैसी वैसी 2 चेन्स हमें चाहिए, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, 2 चेन्स पैरेलल चलेंगी और उनके अंदर बॉन्ड बनके हाइड्रोजन से वो बनाएगा डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखेगा कैसा, हम देख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले बनाएंगे शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर है, बस कार्बन 2 पे OH की जगह आपने लगा देना है H। कार्बन 1 2 3 4 और एक रिंग के बाहर यहां पे आप H लगाओगे। ध्यान रखना या तो कुछ ना लगाओ, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं हम बायो पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करना यहाँ जरूरी नहीं होता है। ध्यान जो रखना है वो देख लेना। यहाँ पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस वो कार्बन 1 से अटैच होगा, और नाइट्रोजनस बेसिस आपने 4 तरह के पढ़े हैं, AGCT। इनमें से कोई भी आप कार्बन 1 पे अटैच कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां अटैच कर दिया एडेनाइन, उसके बाद फॉस्फेट अटैच करना है। फॉस्फेट जो है 1 2 3 4 5th, ये 5th कार्बन है, यहां पे आके अटैच हो सकता है। अब ध्यान से सुनेंगे, शुगर के साथ जब अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस बेस, ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट भी अटैच हो जाए तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये सारा बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर भी हमने वहां देखा था। एडेनाइन जोड़ा है तो एडिनोसिन बन जाएगा, क्योंकि एडेनाइन इज ए प्यूरिन। इसी की जगह पैरामिडिन जोड़ दोगे तो डाइन वर्ड आ जाएगा, जैसे कि साइटेडाइन। इसी तरह से आपने न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो एडिनाइलिक एसिड हो जाता है। ये सारा बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट है। जिसको नहीं पता है वो बायोमॉलिक्यूल्स की वीडियो पे पहले सर्च करें और उसके बाद इसके ऊपर आए। तो ये हमारी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी जुड़ेंगी तो बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड एक बन गई है, दूसरी बना लेंगे यहां पे। सेम कार्बन से अटैच करेंगे। कार्बन 1 से ही हमें नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना है। अब की बार मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे C अटैच किया, ये कार्बन 5th है मेरा, यहां पे फॉस्फेट अटैच होगा। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कार्बन 3rd से भी फॉस्फेट को जोड़ सकते हैं, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो जो ये बॉन्ड्स बने हैं हमारे, दे आर
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए कौन सा बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसी तरह से आप न्यूक्लियोटाइड अटैच करते जाओगे और ये बन जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन डीएनए के अंदर दो चेन्स हैं। अब की बार हमें शुगर को उल्टा बनाना है। क्यों बनाया शुगर को उल्टा वो भी देखेंगे। कार्बन 1 ये है मेरा, कार्बन 2, 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5। क्योंकि नाइट्रोजन और बेस हमेशा कार्बन 1 के साथ ही अटैच होगा और ए रहेगा तो आप ध्यान रखना एक ही जगह आता है टी, क्योंकि ए हमेशा बॉन्ड बनाएगा टी के साथ। प्यूरीन हमेशा पायरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाती है। प्यूरीन में या तो ए था या जी था। अब ए जी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि प्यूरीन हमेशा प्यूरीन के साथ बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। प्यूरीन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पायरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ए और टी बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे होंगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड। गलती से भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलना है। ये कार्बन 1 के साथ अटैच हो गया। हमने यहाँ पे फॉस्फेट अटैच कर दिया कार्बन 3 के साथ। दूसरा फॉस्फेट हम अटैच करेंगे 5th कार्बन के साथ। नेक्स्ट फिर से एक शुगर हम उल्टी बनाएंगे यहाँ पे। ऑक्सीजन कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5th कार्बन के साथ जुड़ी हुई और नेक्स्ट में जुड़ेगी 3rd कार्बन के साथ। याद रखना, फर्स्ट में हमने क्या किया था? 3rd के साथ जुड़ी थी और फिर हमने 5th के साथ जोड़ा था। तो फॉस्फेट कैन अटैच विद कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 ऑफ द सब्सिक्वेंट शुगर। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो बेटा अब यहाँ पे C है तो C हमेशा अटैच होता है G के साथ। बीच में आते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन 1 से ही अटैच होगा, ये याद रखेंगे। तो A ऑलवेज पेयर विद T, C ऑलवेज पेयर विद G, T ऑलवेज पेयर विद A एंड G ऑलवेज पेयर विद C। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ध्यान से देखो, ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है। इन दोनों चेन्स को कौन जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये दोनों हमारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्वेश्चंस को ध्यान से हम पढ़ेंगे। हमें पूछा जाए दो न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो चेन्स को कौन जोड़ रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स को कौन जोड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक नाइट्रोजनस बेस को इस शुगर से कौन जोड़ रहा है? ये बॉन्ड कौन सा है? दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो डीएनए के अंदर बेसिकली 3 तरह के बॉन्ड्स देखे जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है, वो क्या है? यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो कौन से कार्बन का फ्री है? क्योंकि फॉस्फेट 2 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 2 शुगर के साथ बॉन्ड बना सकता है। पहला जो भी होगा वो 5th कार्बन वाला फ्री है, तो इस एंड को हम बोलेंगे 5 एंड। नीचे हम देखें 1, 2, 3, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी ये ज्वाइन कर सकता है। जो भी लास्ट शुगर होगी वो हमेशा फ्री रहेगा, तो इसको बोलेंगे 3 एंड। बेसिकली यहाँ पे देखें कार्बन 1, 2, 3 और ये हमारा 4 और 5। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? यहाँ पे था 5th, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3rd कार्बन। और यहाँ पे कौन सा कार्बन आ जाएगा? 5th कार्बन। तो एक चेन रन करती है 5 एंड टू 3 एंड और दूसरी चेन रन करती है 3 एंड टू 5 एंड। तो डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी एक चेन जो है 5 एंड टू 3 एंड रन करेगी, दूसरी 3 एंड टू 5 एंड रन करेगी। इन सब चीजों के बारे में हमें वॉटसन और क्रिक ने बताया, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल में हम पढ़ने वाले हैं।